हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीवन, सभी लोगों को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विशु भी है, उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जितने भी आज फेस्टिवल्स हैं उनकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पाम संडे भी है, उसके भी आपको ढेर सारी बधाइयाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एग्जाम में आप ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुश्किल से आपके 1 महीना बचा है एग्जाम में, और आपको 1-2 दिन के अंदर आपकी डेट्स भी आ जाएँगी। मोस्ट प्रोबेबली आपकी कल मंडे है, मंडे तक आपकी मंडे को कल छुट्टी है, ट्यूसडे तक आपकी डेट्स आ जाएँगी एग्जाम की, ठीक है? तो जिसने भी अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, प्लीज़ पढ़ाई शुरू कर दो। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 14, जिसमें आज हम करने वाले हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जनरल टेस्ट का लेक्चर नंबर 14 है। 11 लेक्चर्स हमारे अब इससे हो जाएंगे चैप्टर्स के, और 3 हमारे मिक्स प्रैक्टिस के कंप्लीट हो जाएंगे। 2-3 चैप्टर्स रह गए हैं, इसके बाद हम लोग अपनी मैथमेटिक्स क्वेश्चन पे मूव करेंगे, एंड देन अगर टाइम बचा तो हम लोग जीएस को और जीके को भी कवर कर लेंगे, वरना उसको मैं आपको रिटन फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी उनके, वो आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स हमारे चल ही रहे हैं, उसकी मैंने आपको जो है मार्च तक की पीडीएफ दे रखी है, आप वो पढ़ लेना। सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे है, आप वहां से देख लेना। और अप्रैल की जो है वो आपको अप्रैल के एंड तक मिल जाएगी। ओके, चलिए। टेलीग्राम ग्रुप को, जो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको यहाँ पे सारी अपडेट्स मिल जाएगा ना, सारी पीडीएफ आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। ओके, आज मूव करते हैं नए चैप्टर की तरफ, जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इस चैप्टर में पढ़ने का कुछ भी नहीं है, इसमें बस एक दिल से आवाज आनी चाहिए। दिल से कैसी आवाज आनी चाहिए? एक जो है सीरियल आता था, आई रिमेम्बर, एक पता नहीं अब आता है कि नहीं, एक बालवीर नाम का, वो कहता था ऐसे, दिल से बुलाया बालवीर आया। तो ये दिल से आवाज आनी चाहिए, ठीक है? कि क्या ये कंक्लूजन ट्रू हो सकता है, मतलब दिल से सोचना है बस इसमें। इसमें इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आपको दिल से और प्रैक्टिकल होके सोचना है, क्या ये चीज सच में ट्रू हो सकती है। अब अगर मैं कहूँ कि आपको कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है, तो ये प्रैक्टिकली है कि या तो हेड्स आएगा या टेल आएगा। लेकिन अब कोई बच्चा जो एक्स्ट्रा सोचता है वो क्या कहेगा, सर सिक्का बीच में खड़ा भी तो आ सकता है, सिक्का बीच में ऐसे खड़ा भी तो हो सकता है, ना हेड्स है ना टेल है, बीच में रह जा सकता। तो ये जो है ना, ये सब सेंसलेस बातें। तो इसलिए आपको सोचना वही है जो नॉर्म कहता है। जैसे कि पेड़ काटने से क्या होगा, तो नॉर्म ये कहता है पेड़ काटने से जो है वो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है। डिफॉरेस्टेशन से काफी सारी क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीजें दिक्कतें आती हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, ये जो भी है एक्सेट्रा, इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन कोई कहे कि पेड़ काटने से हम तो बिल्डिंग बना सकते हैं, वहां पर मॉल बन सकता है, पेड़ काट सकते हैं तो ये इलॉजिक स्टेटमेंट है इस जगह। वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि उस जगह पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू बैठ रहा है, उसका जो स्टेटमेंट है उसका कौन सा कंक्लूजन ट्रू बैठ रहा है, एक जनरल नॉर्म फॉलो करके, ठीक है? वो चीज आपको देखनी है। इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने का नहीं है, छोटा चैप्टर है, 25-30 मिनट्स में हम वाइंड अप कर देंगे इससे। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि जनरल ट्रेंड क्या फॉलो करता है। ओके, शुरुआत करें। चलिए, अब देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, मैं बता देता हूँ। फिर हम लोग जो है ना अपनी चीजों की स्टार्ट करेंगे। देखो, एक स्टेटमेंट दे रखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। इन अ क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200। और ये है ओडीआई में, ओडीआई मैच के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि ओडीआई मैच के अंदर एक टीम ने, कोई भी टीम है उसने जो है वो 200 रन बनाए हैं। ये स्टेटमेंट है। आउट ऑफ दीज 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स, जिसमें से 160 रन्स जो हैं उस टीम के स्पिनर्स ने बनाए हैं। हो सकता है कि जो बैट्समैन हैं वो जल्दी आउट हो गए हों, है ना, और 160 रन के लिए जो बैटिंग का लाइनअप होता है उसके अंदर बॉलर्स को भी आना पड़ा हो और उन्होंने 160 रन बनाए, जैसे कि जडेजा है। तो अगर वो आ गया तो उस बाकी के रन, उस जो है वो अच्छा बैट्समैन भी है, तो हो सकता है इस तरीके के लोगों ने रन बना दिए हों। इस तरीके का स्टेटमेंट दे रखा है आपको। आप कुछ कंक्लूजन्स हैं आपको जो इससे समझने हैं। तो देखो, मेरे को नहीं पता कंक्लूजन क्या है, ना मैंने अभी तक पढ़े कंक्लूजन्स क्या है, मैं आपके साथ ही साथ पढ़ रहा हूँ।
लेकिन अब इसका कंक्लूजन क्या कहता है? सबसे पहली बात तो ओडीआई मैच है, तो यानी हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ओडीआई मैच है तो 50 ओवर्स का ही होगा, 20 ओवर्स का नहीं हो सकता, है ना? ओडीआई मैच 50 ओवर्स का ही होता है। तो अब ये मत लगा देना दिमाग। उसके बाद 160 रन स्पिनर्स ने बनाए हैं। ये बात से भी कोई कंक्लूजन निकलेगा, देखते हैं क्या कहना है कंक्लूजन। कंक्लूजन कहता है पहला कि 80% टीम में स्पिनर्स हैं। पहला कंक्लूजन है कि 80% स्पिनर्स हैं टीम के अंदर। और दूसरा कंक्लूजन है आपका, वो कहता है ओपनिंग बैट्समैन जो था, ओपनिंग जो है वो स्पिनर्स ने करी थी। ओपनिंग जो है वो स्पिनर्स ने करी थी। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं। सेकंड जो है, सेकंड सही है, फर्स्ट सही है, बोथ सही है, या फिर नन। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी और डी। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? कौन सी बात सही है? 160 रन जो है वो स्पिनर्स ने बनाए हैं 200 में से। 201 का टारगेट था, 200 रन बनाए पहली टीम ने, और उसमें 200 रन के अंदर 80 जो है 160 रन स्पिनर्स ने बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या 80% स्पिनर्स हैं? ये स्टेटमेंट ट्रू है, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या ये चीज? और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि ओपनर जो ओपनिंग बैट्समैन होगा वो स्पिनर रहा होगा? बताओ इसमें से क्या बात सही है? बताओ क्या बात सही है? 80% स्पिनर्स है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे कह सकता हूँ मैं 80% स्पिनर्स हैं टीम के अंदर? हो सकता है 4 स्पिनर्स ने ही बना दिए हो 160 रन। जरूरी है कि 80%? अगर हमारे बैट्समैन जो हैं, सपोज करो 11 बैट्समैन हमारे पास, मतलब सॉरी 11 हमारे पास प्लेयर हैं जो खेलने आते हैं उस समय, ठीक है? अगर मैं कह रहा हूँ कि 80% स्पिनर्स हैं, सपोज करो 10 प्लेयर मान लो, 10 मान लो, 10 विकेट्स के लिए 10 मान लो, और 80% निकाल लूँ 10 का, तो 80% 10 का कितना होगा? 8। तो क्या टीम के पास 8 स्पिनर थे? ये कैसे कह सकता हूँ मैं 8 स्पिनर थे टीम के पास? कैसे कह सकता हूँ? कोई यहाँ से तो मुझे नहीं पता चल रहा इस चीज से। तो पहला स्टेटमेंट का कंक्लूजन तो गलत हो गया। सेकंड है, ओपनिंग जो है वो स्पिनर ने करी हो। कैसे कह सकता हूँ ओपनिंग स्पिनर ने करी हो? ओपनिंग चीकू भैया ने करी हो तो? क्यों? ओपनर हमारे चीकू भैया रहे हो तो? ये कैसे कह सकते हो कि ओपनिंग स्पिनर ने करी होगी? हो सकता है चीकू भैया डक पर आउट हो गए हो, तो ऐसी बात नहीं है। ओके, तो ये बात भी हम इससे कंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना, कोई भी बात से हम कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस टाइप का क्वेश्चन से एक और, अब जो है ना मेन क्वेश्चन ही देख लो, क्योंकि जो है बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पढ़ो जल्दी से। दो स्टेटमेंट्स गिवन है और दो कंक्लूजन गिवन है। अच्छा, एग्जाम में जो है ना ये यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, हो सकता है एग्जाम में थोड़े और कंक्लूजन भी आ जाए। ये वाली लाइन पढ़ना जरूरी है। यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू। आपको मान के चलना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, अपना दिमाग नहीं लगाना कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, कि बारिश में जो है बारिश भी तो हो सकती थी। उसने कहा कि एक ओवर में जो है वो 50 रन मारे, तो आप कैसे सोचते, ऐसे कैसे हो सकता है 50 रन मारे? हो सकता है 6 बॉल पर 6 छक्के हों और 2 बॉल जो है वो नो बॉल और वाइड बॉल रही हो, उन पर भी 6 मारा हो। मतलब ये लॉजिक नहीं लगाना है, क्रक्स ये है मेरी बात का। तो कंसिडर करनी है कि स्टेटमेंट ट्रू है, और जो है इवन इफ द सीम एट वेरिएंस विद द कॉमन नोन फैक्ट्स। ठीक है, यानी अगर उसने कहा कि सन जो है वो वेस्ट में उगता है, तो आपको मान के चलना सन वेस्ट में उगता है। ओके, और अब कंक्लूजन में पहुंचना है। देखो स्टेटमेंट क्या कह रही है पहली, मेजर कंपनीज आर नाउअडेज सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन सिस्टम। ज्यादा कंपनीज आजकल इसलिए सर्वाइव कर पा रही हैं क्योंकि उनके पास सप्लाई चेन है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है मार्केट की,
वैसे वैसे उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है उस डिमांड को, करंट डिमांड को मीट करने के लिए। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सप्लाई चेन कंप्राइजेज ऑफ लॉजिस्टिक्स, रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। वैसे ग्रामेटिकली बात करूं तो कंप्राइज के संग ऑफ नहीं आता, ये ग्रामर कहती है। ठीक है, तो मेजर कंपनीज जो है ना सर्वाइव कर पा रही है क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग चेन सिस्टम है, सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन में लॉजिस्टिक्स, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर सब आते हैं। क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर जो है वो लॉजिस्टिक्स टीम होगी, जो भी आपकी लॉजिस्टिक्स की कंपनी, ई कार्ट है, ई कॉम है, और आपकी डिलीवरी है, ये सब जो है ई कॉम है। रिटेलर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर पर जाता है माल, सबसे एक स्ट्रॉन्ग चेन नेटवर्क है जो करंट डिमांड है उसको मीट करने के लिए सामान पहुंचाने का। कंक्लूजन कह रहा है कि रिटेलर प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे इंटरेक्ट विद कस्टमर्स ऑन फर्स्ट हैंड। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि रिटेलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो कस्टमर से के संग एक इंटरेक्शन का सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये चीज मेरे को यहाँ से कैसे इन्फर कर पा रहा हूँ मैं, इन दोनों स्टेटमेंट से ये बात मैं इन्फर थोड़ी कर पा रहा हूँ। इन स्टेटमेंट से मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये वाली बात सही है। हाँ, अगर तुम वैसे कहो जनरली तो ये बात सही लग रही है कि रिटेलर्स का ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूटर तो सीधा सीधा रिटेलर को माल देता है ना, उसमें कस्टमर का तो कोई रोल नहीं है। तो रिटेलर्स ही सबसे ज्यादा डील करता है कस्टमर्स के साथ। तो ये बात ठीक तो लग रही है, पर इससे मैं इन्फर नहीं कर सकता ये इन दोनों स्टेटमेंट से। सेकंड कंक्लूजन कह रहा है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स होगा तो प्रोडक्ट जो होगा वो कंपटीशन के एरा में आसानी से पहुंच पाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों सही है ये वाली बात? क्योंकि लॉजिस्टिक्स की वजह से उसने कहा है कि कंपनी सर्वाइव कर रही है सप्लाई चेन की वजह से। तो इसका मतलब तो यही है ना कि लॉजिस्टिक्स वगैरह की वजह से जो है ना, अगर लॉजिस्टिक्स स्ट्रांग है तो मतलब सर्वाइव, जो आपकी सप्लाई चेन है वो स्ट्रांग है, और सप्लाई चेन स्ट्रांग है तो कंपनी सर्वाइव कर पा रही है। यही तो पहली इन दोनों स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस आ रहा था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो। प्री स्कूल कल्चर इज प्रिवेलिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री नाउ। अब आजकल, पहले तो लोग जो है 6 साल पर पढ़ाने बिठाते थे अपने बच्चों को, लेकिन अब क्या हो रहा है, प्री स्कूल लगता है। जैसे प्ले ग्रुप, जो बच्चा 2.5 ईयर्स में बैठ जाता है ना, 2.5 के अराउंड बैठ जाता है प्री स्कूल में। देन 3 साल पे उसकी नर्सरी, 4 साल पे के LKG, देन 5 साल पे किंडरगार्टन में ये अपनी UKG, देन 6th ईयर में फर्स्ट क्लास में आ जाता है बच्चा। तो वो कह रहे हैं कि प्री स्कूल का कल्चर आजकल जो है कंट्री में बहुत सारे पार्ट्स में अब हो गया है कि बच्चे जो है प्री स्कूल में जाते हैं, जिसमें बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग और जो है वर्ड्स पहचान, आइडेंटिफिकेशन, पिक्चर्स पहचानना, ABCD ये सब सिखा दिया जाता है ना, बेसिक बेसिक चीजें। तो ये जो है आजकल होने लग गया है। सेकंड कह रहा है कि पेरेंट्स के पास कम समय है बच्चों के साथ बिताने के लिए, तो टॉडलर्स को जो है स्कूल इसलिए बहुत जल्दी भेज दिया जाता है। तो वो कह रहा है क्योंकि पेरेंट्स के पास ज्यादा समय नहीं है इसलिए वो बच्चों को छोड़ आते हैं स्कूल, ये कौन दिमाग मारे इनके साथ। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्री स्कूल्स इज इंक्रीजिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ठीक बात है, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं इससे। क्यों कंक्लूड कर सकते हैं इससे? क्योंकि भैया वो कह रहा है ना कि प्री स्कूल कल्चर हर जगह होता जा रहा है अब। तो इसका मतलब है प्री स्कूल्स बढ़ रहे हैं हम आजकल बहुत ज्यादा, डिमांड बढ़ रही है प्री स्कूल्स की अब बहुत ज्यादा। आप देखोगे आपके कॉलोनी में, आपके एरिया में एक ना एक प्री स्कूल तो होगा ही होगा। ज्यादा नहीं तो मान लो कि 1 किलोमीटर रेडियस में तो कोई ना कोई प्री स्कूल आपके होगा ही होगा। ठीक है, अब मैं अपनी कहूँ तो मेरे तो कॉलोनी में क्या कहते हैं, मेरे घर के सामने ही एक प्री स्कूल था, और आज भी क्या कहते हैं मेरी कॉलोनी में 2 स्कूल्स हैं। ठीक है, तो children at a very early age are exposed to the outer world resulting in changes in behavior patterns। ये बात मैं कंक्लूड नहीं कर सकता इससे, ये बिहेवियर पैटर्न्स वगैरह के बारे में कहाँ से आ गया इसमें, इस बारे में तो कोई बात नहीं हुई बिहेवियर पैटर्न्स वगैरह के बारे में बच्चों के, बिहेवियर पैटर्न्स वगैरह के बारे में तो कोई बात नहीं हुई बच्चों के। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है काफी रिचुअल्स अगर हम लोग अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर लें तो हम अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव चेंज दे सकते हैं। जैसे कि एक रिचुअल बना लें हम कि जब भी हम क्या कहते हैं उठेंगे सुबह, तो हम 1 मिनट हैंड फोल्ड करके गॉड को शुक्रिया करेंगे, जिस भी भगवान को आप प्रे करते हो उसे शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने हमें ये नया दिन देखने का मौका दिया। और जो है
काफ़ी लोग जो हैं वो आज का नया सवेरा नहीं देख पाए हैं, आज की मॉर्निंग नहीं देख पाए हैं। तो थैंक यू गॉड कि आपने हमें आज का दिन देखने का मौका दिया। और सोते समय हम 1 मिनट गॉड को प्रे करेंगे कि आज का दिन आपकी वजह से मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और क्या कहते हैं, इफ नोइंगली और अननोइंगली अगर मैंने किसी को अपने वर्ड्स से, एक्शन से या डीड्स से किसी को हार्म किया हो, देन मैं माफ़ी माँगता हूँ। आई सीक फॉर फॉरगिवनेस। इस तरीके का अगर आप रूटीन बना लोगे 1 मिनट मॉर्निंग में और 1 मिनट बिफोर गोइंग टू बेड, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। ठीक है? तो इस तरीके के रिचुअल्स की बात हो रही है। बेंडिंग फॉरवर्ड इन मॉस्क और prostrating before God are great exercises as these involve backstretch, squat, bend and rise again. सेकंड कह रहा है बेंडिंग फॉरवर्ड इन मॉस्क। जैसे कभी भी आप प्रे करने का तरीका देखना, ये तो मॉस्क की बात हो रही है। आपने देखा होगा जब भी लोग जो है इबादत करते हैं मुस्लिम्स, तो वो जो है क्या करते हैं, सजदा कर, या फिर आप गुरुद्वारा सजदा करते हैं लोग, तो क्या करते हैं, बेंड करते हैं ना, जो ऑलमाइटी सुप्रीम पावर है उसके आगे बेंड करते हैं। आप किसी में भी देख लो, मॉस्क में प्रे करते हैं तो जो है मुस्लिम्स बेंड करते हैं नीज पे और क्या कहते हैं, प्रे करते हैं। ऐसे ही आप अगर आप हिंदूज में देख लो तो हम कहते हैं दंडवत, जो है प्रणाम। जो अपने 8 बॉडी पोस्चर्स हैं उन्हें पूरा आगे लेट के भगवान को अपने बॉडी के पोस्चर से जो है प्रे करते हैं, एज अ क्या कहते हैं कि सरेंडर करते हैं गॉड के आगे, है ना? तो ये जो है वो कह रहा है कि एक अच्छी एक्सरसाइजेज है, क्योंकि इसके अंदर बैक स्ट्रेच होता है, स्क्वाट होते हैं, बेंड के लिए जाती है बॉडी और राइज अगेन। इस तरीके से आप अपनी बॉडी की एक तरह से एक्सरसाइज है ये प्रे करना, ये कह रहा है ये वाला स्टेटमेंट। इसका कंक्लूजन कह रहा है कि रिलीजन ऑफर्स ग्रेट स्कोप फॉर एक्सरसाइज। रिलीजन जो है वो एक्सरसाइज के लिए एक अच्छा स्कोप है। ये बिल्कुल ठीक बात है, रिलीजन ऑफर करता है ग्रेट स्कोप फॉर एक्सरसाइज। रिलीजन में आप देखोगे कि जो लोग, आपने देखा हो अगर जापान में स्पेशली, वो लोगों के यहाँ एक सिस्टम होता है जो लोग हम भूलते जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ वज्र आसन होता है, योगा इंडिया की ही देन है, वज्र आसन होता है, वहां पर वो लोग नॉर्मल लाइफ में भी क्रॉस लेग करके नहीं बैठते हैं, वो लोग वज्र आसन में बैठते हैं। तो इसी तरह से अगर आप जो है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो हम लोग अपना ही कल्चर जो है वो भूलते जा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि रिलीजन अच्छा स्कोप ऑफर करता है एक्सरसाइज के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। आप कोई भी रिलीजन लो, आपने देखोगे कि एक प्रेयर करने का जो वो होता है, तरीका होता है, वो जो है एक एक्सरसाइज का फॉर्म है। सेकंड कह रहा है वो कंक्लूजन, अगर रिलीजियस रिचुअल्स को हम लोग रोज प्रैक्टिस करें तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और हेल्थ में भी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जैसे रिलीजन में एक रिचुअल होता है फास्टिंग। अगर मैं बात करूं हिंदुइज्म की, तो आए दिन कोई ना कोई फास्ट होता रहता है। कोई मंडे का रखता है, 16 सोमवार रखता है, कोई नवरात्रि का रखता है, कोई जो है एकादशी का रखता है, कोई जो है थर्सडे का रखता है, जो भी हो। बहुत सारे फास्ट है। मुस्लिम्स की बात करो तो उनके भी रमजान के फास्ट आते हैं। क्रिश्चियंस की बात करो तो उनका भी लेंट का जो सीजन आता है ईस्टर से पहले वाला, उनका भी 40 डेज का फास्टिंग का पीरियड होता है वो। तो हर रिलीजन में इस तरीके की चीजें होती हैं। तो फास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? काफी लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि फास्टिंग का मतलब होता है कि भगवान जो है फास्टिंग से खुश हो जाते हैं, एक तरीका है भगवान को इम्प्रेस करने का। नहीं, ये फास्टिंग जो है भगवान को इम्प्रेस करने का तरीका नहीं है। इट इज नॉट कि जो है भगवान इंप्रेस हो जाएंगे इसलिए हम फास्ट रखते हैं। तो काफी लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि तुम फास्ट क्यों रखते हो, कि भगवान इससे इंप्रेस हो जाते हैं। दिस इज नॉट। फास्टिंग के पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक लॉजिक है। फास्टिंग, जैसे आप कोई भी फास्टिंग की बात करो तो आप क्या करते हो, आप जो है उस साइकिल को, अपनी जो रोज की जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की साइकिल है पूरी आपकी बॉडी की, आप उसे एक ब्रेक देते हो ताकि हमारे जो सेल्स है वो रिजुवनेट हो सके। ठीक है? और अगर मैं स्पिरिचुअली बात करूं तो ये एक तरीका है हमारी सोल को कनेक्ट करने का एक ऑलमाइटी गॉड के साथ। हम लोग इतना सारा ऑब्सेस्ड हैं इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ कि हम लोगों को अपनी जो सेंसेस है उन पर कंट्रोल नहीं है। अगर आपने देखा होगा जिनको कंट्रोल नहीं होता, अगर वो कभी फास्ट रख लें तो उन्हें उस दिन ज्यादा खाने का मन करता है।
स्मेल आ रही है, क्या कहते हैं, किसी ना किसी खाने की स्मेल आ रही है, या खाना देख के क्या कहते हैं मुँह में पानी आ रहा है, तो वो क्यों है? क्योंकि आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये एक तरीका है आपका कि आप अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख सको। तो एवरीथिंग इज़ अ एवरीथिंग हैपेंस इन अ लॉजिकल वे। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी रिलीजन में हो जाता है। तो इसमें ये इसका भी मतलब क्या है? ये वाला कंक्लूजन भी इससे ट्रू बैठ रहा है। तो इससे मत का मतलब है कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों ही सही है। मैं थोड़ा डीप चला गया इसमें, अब की बार नहीं होगा ये, खत्म जल्दी-जल्दी करेंगे हम इसे। स्टेटमेंट कह रहा है कि ग्लेशियर्स रिसीडिंग एंड द टेम्परेचर राइज ऑफ द वर्ल्ड इज मोर देन लास्ट ईयर ऑफ द टाइम। मतलब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, इसकी वजह से बाढ़-वाढ़ का खतरा बढ़ता है ना? पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो है काफ़ी सारे डिजास्टर्स आ रहे हैं। कंक्लूजन, पॉल्यूशन इज रिजल्टिंग टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड। पॉल्यूशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। बताओ, सही बात है कि नहीं? पॉल्यूशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ने से अभी तक कोई इन दोनों स्टेटमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन ये नहीं बताया कि पॉल्यूशन की वजह से ग्लेशियर्स में टेम्परेचर बढ़ रहा है। सेकंड कह रहा है कि पॉल्यूशन ओनली रीजन है डिप्लीशन ऑफ नेचर का। ये बात बिल्कुल गलत है। पॉल्यूशन ही अकेला रीजन नहीं है टेम्परेचर के डिप्लीशन का। और कहीं भी आपको इन क्वेश्चंस में ओनली दिखे ना, तो ये समझ लेना ये तो कंक्लूजन फॉल्स ही होगा। क्योंकि ओनली वर्ड जो है वो 99.99% फॉल्स ही होता है। ठीक है? तो 1 और 2 दोनों ही फॉल्स। नेक्स्ट देखो, लाइफ एक जर्नी है जिसमें बहुत ही कम लोगों को हम जानते हैं और फ्यू पार्शली नोन एंड मोस्टली स्ट्रेंजर्स। लाइफ में आपको हमारा जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो 800 करोड़ की है। और हम लोग इस वर्ल्ड में जो है वो कितने लोगों को जानते हैं? 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 10,000। अगर आप 10,000 लोगों को भी जानते हैं, तो इसमें से आपके पास जो आपके क्लोज़ली नोन होंगे वो 10,000 के आपके पास 500 ही लोग होंगे जिनको आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। कुछ पार्शियली नोन होंगे आपके 10,000 में से आपके जो है वो 8,000 लोग का भी ऐसे होंगे जिन्हें आप पार्शियली जानते होंगे। मतलब चेहरे से जानते होंगे, नाम नहीं जानते होंगे, या ये पता होगा कि ये ऐसा-ऐसा इंसान है, लेकिन बात नहीं हुई होगी, या वो आपको जानता होगा, आप उसे ढंग से नहीं जानते होंगे। इस टाइप के लोग होंगे और मोस्टली स्ट्रेंजर्स। बाकी लोग तो आपके लिए स्ट्रेंजर्स ही है ना, आप कितनों को ही जानते हो। तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। जर्नी के अंदर इंपॉर्टेंस जो है डेस्टिनेशन की वो इतनी इक्वल होती है जैसे कि पाथवे होता है और रीचिंग द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन जो हमारी लाइफ की मंजिल है वो उतनी ही उसी के बराबर है पाथवे और रीचिंग द डेस्टिनेशन। मतलब ये कहते हैं जो रास्ता है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का उतनी ही इंपॉर्टेंट है डेस्टिनेशन के बराबर ही। तो रास्ता भी इंपॉर्टेंट है, उसका हम पहुंचते कहते हैं अपनी मंजिल पर। और हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है ऑलमाइटी गॉड को पाना। ठीक है? तो कंक्लूजन क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल इन लाइफ इज कंसिडरेबल एज दे आर जर्नी मेट्स। क्या लाइफ में लोगों की जो है हमारे को इंपॉर्टेंस जो है वो जरूरी है क्योंकि वो हमारे जर्नी मेट्स है। ये किसने कहा? लोगों की जरूरत है हमें। ये तो हम कैसे कंक्लूजन निकाले हैं इससे? सेकेंड है, लाइफ हमारे को ये बताती है कि हमें बहुत सारे लेसन सिखाती है ताकि हम डिफिकल्टीज को फेस कर सकें। ये भी कहाँ से पता चल रहा है तुम्हें यहाँ से कि लाइफ हमें सिखाती है? ये तो कहीं से नहीं पता चल रहा है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना। एक मिनट रुको। एक मिनट, एक मिनट। दोबारा पढ़ो, एक मिनट। Life is a journey with few known people, few vastly known and mostly strangers. In a journey, the importance of destination is equal to the pathway of reaching that destination. Conclusion है, importance of people in life is considerable. लोगों की ज़रूरतें जो हमारे को लोगों की जो है ज़रूरतें जो है ज़रूरत जो है लाइफ में वो कंसिडरेबल है क्योंकि वो हमारे जर्नी मेट्स होते हैं। हाँ, क्यों ये बात बिल्कुल सही है। जर्नी मेट्स होते हैं वो क्यों? क्योंकि जर्नी हमारी लाइफ एक जर्नी है। तो ये लोग हमारे क्या हैं? जर्नी मेट्स है ना, हमारे कंपेनियंस है ना जर्नी के। और लाइफ हमारे को सीखना सिखाती है डिफिकल्टी से। ये बात बिल्कुल
तो आंसर हो जाएगा ओनली 1/4। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कंफ्यूज मैं ही हो गया तो आप भी हो सकते हो इसमें। ठीक है, याद रखना इस बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो। करप्शन हैज कंप्लीट एस्टैब्लिशमेंट इन ईच सेक्टर ऑफ द कंट्री। हर जगह करप्शन है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बिना पैसे दिए कुछ काम ही नहीं होता कहीं पर भी। ये तो क्या कहते हैं, आजकल डिजिटल का इतना चल गया है, वरना पहले के टाइम में तो जो है करप्शन जो है बिल्कुल ही पीक लेवल पर था, कोई काम ही नहीं होता था। आजकल तो थोड़ा डेटा ट्रांसपेरेंट होने लग गया है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा तो अगर कुछ नहीं तो 5-10% तो रिडक्शन आया होगा। डीबीटी वगैरह जैसी चीजें चल रही हैं आजकल उससे। लेकिन पहले के टाइम में तो जब पेपर ऑनलाइन पेन एंड पेपर वाला काम था, उसमें तो कुछ भी आप मैनिपुलेट कर सकते थे डेटा को। तो हर जगह करप्शन है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। करप्शन इंडिया के बिल्कुल रूट्स में जा चुका है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। करप्शन जो है अपनी पूरी रूट्स में जा चुका है, हर जगह करप्शन। स्कूल्स मकान कॉलेजेस में देखो तो डोनेशन देके एडमिशंस। अगर आप क्या कहते हैं वहाँ देखो कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिस में देखो तो वहाँ ब्राइब देना। हर चीज़ ब्राइब से हो सकती है। मतलब मर्डर, जो इनोसेंट है वो भी क्या कहते हैं गिल्टी प्रूव हो सकता है, और जो गिल्टी है वो भी इनोसेंट प्रूव हो सकता है। सब पैसे में इतनी ताकत हो गई है आज। तो कंक्लूजन क्या है कि पीपल थिंक अबाउट करप्शन इन अ रूटीन वे एंड नॉट स्पेशली। लोग करप्शन को बहुत नॉर्मली समझते हैं कि करप्शन तो मतलब लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो है ही है, अब क्या कहते हैं लोगों को इसका से फर्क भी नहीं पड़ता। अब ये कहना चाह रहा है। तो ये तो कहीं से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता। और करप्शन का इरेडिकेशन डिपेंड करता है हर एक जने पे। कोई गवर्नमेंट रूल्स नहीं बना सकती करप्शन के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से इन दोनों स्टेटमेंट से थोड़ी पता चलता है ये वाली चीज। तो नीदर वन नीदर टू। इससे कैसे पता लगाएं, सेकंड बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे कैसे पता लगाएंगे हम, तो ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखो। वेजेस जो हैं हम लोग डिटरमाइन करते हैं मिनिमम वेज लेजिस्लेशन से। और वेज रेट में बढ़ना एक साइन है कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। मतलब अगर सैलरी बढ़ रही है, किसी की तनख्वाह बढ़ रही है, किसी डेली जो है लेबरर की, तो इसका मतलब है जो है कंट्री जो है ग्रोथ का साइन दिखा रही है। कंक्लूजन, एवरेज वेट रेट सिग्निफाइज द वेल्थ ऑफ द कंट्री। कि एवरेज वेट रेट जो होता है वो सिग्निफाई करता है वेल्थ कंट्री की। पहली बात तो ये। सेकंड कह रहा है कि मिनिमम वेज लेजिस्लेशन जो है वो वेज इम्बैलेंस को अकाउंट नहीं करता। ये वाली बात बताओ। तो देखो सेकंड वाला तो बिल्कुल ही गलत है, इस बारे में तो इन दोनों से हमारे को पता ही नहीं चल रहा। सेवेंथ वाला जरूरी है भैया। ठीक है, फर्स्ट कह रहे हैं एवरेज वेट रेट का मतलब है कि कंट्री के अंदर वेल्थ है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। यही वाली चीज वो बता रहा है कि मिनिमम वेज रेट जो होती है वो उससे पता चल रही है। अगर एक एवरेज वेट रेट जो होती है वो हमारे को कंट्री की वेल्थ के बारे में बताती है। यही वाली बात बता रहा है ना कि इंक्रीज इन वेज रेट जो होता है इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में बता रहा है। तो वही ये चीज को दोबारा दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि अगर एक एवरेज वेट रेट की बात करें तो सिग्निफाइज करेगा कि कंट्री के अंदर वेल्थ कितनी है। तो सिर्फ पहला वाला ट्रू है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो। डिमोनेटाइजेशन ने एक नीड कर दी कि हम जो है डिजिटल हो जाएं। जैसे नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, वैसे ही एक ज़रूरी हो गया कि हम लोग जो है डिजिटल पेमेंट्स पर दें। और आप देखोगे कि एक आप चाय पीने भी जाओ तो जो है लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं। तो इतना डिजिटल हो गया है अपने तरफ। ठीक है। और सेकंड है कि ईपीएस जो होता है उन लोगों को इनेबल करता है कि वो कैशलेस हो जाएं और प्लास्टिक मनी यूज़ करें बहुत सारे ट्रांज़ैक्शंस के लिए। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कंक्लूज़न है कि ईपीए क्विक है, सेफर, ईज़ी वे और ट्रांज़ैक्शन है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक। किसने कहा ये वाली बात? क्विक है, सेफ है, ये इन दोनों से कैसे पता चल रहा है आपको? कैसे पता आपको? इन दोनों से बिल्कुल ठीक बात है। क्विक है, सेफ है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन पहले कैसे पता चल रहा है आपको? इन दोनों से तो पता नहीं पता चल रहा। सेकंड है ईपीएस जो होगा वो इनेबल करेगा। सेकंड है कैशलेस ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो ब्लैक मार्केटिंग को कर्ब करेंगे अपकमिंग टाइम में। ये कैसे पता चल रहा है आपको इन दोनों से? अगेन इन दोनों से कहाँ पता चल रहा है आपको ये वाली बात भी? दोनों ही गलत है। थर्ड हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हैप्पीनेस हर जगह है, हमें बस ढूंढनी पड़ती है। खुशियां हैं, अगर हम कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री आई थिंक 126 है हैप्पीनेस इंडेक्स में।
लेकिन अगर हैप्पीनेस की बात करी जाए ना, तो हैप्पीनेस तो ढूँढने से ही मिलती है। कंट्री की हैप्पीनेस मैं तो कहता हूँ कि नापी नहीं जा सकती, तो कंट्री की हैप्पीनेस क्या है? इनका क्या है? ये वाले फैक्टर्स तो जो है क्या ही बताऊँ। इन्होंने तो क्या कहते हैं अ, अफ़गानिस्तान जैसी कंट्रीज़ को भी ऐसे-ऐसे रखा हुआ है। श्रीलंका मतलब हम लोगों की जो कंडीशन है इंडियंस की वो श्रीलंका और बांग्लादेश से भी बुरी हो गई है। ऐसा मतलब पता नहीं कैसी रिपोर्ट्स हैं। खैर छोड़ो। हैप्पीनेस हर जगह है, हमारे को बस ढूँढने की देर है। हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है, अगर हम नहीं पा अगर हमें नहीं मिलती वो, तो हमें बनानी चाहिए ऐसी स्टेट जिससे हम खुश रहें। कंक्लूज़न क्या कह रहा है कि हैप्पीनेस का क्रिएशन इंडिविजुअल को सैटिस्फाई बनाता है और हैप्पी बनाता है क्योंकि क्रिएटिविटी कंस्ट्रक्टिव है। बताओ। इनका इस बातों से कोरिलेशन नहीं है। सेकंड देखो, इसका मतलब है कि एनालाइज़ करना है सिचुएशनल फैक्टर्स को ताकि आप हैप्पीनेस को जो है समझ सको। ये भी कंक्लूज़न इससे नहीं निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन देखो आज का। एयर प्यूरीफायर लेटेस्ट इनोवेशन है इस डेकेड की। ठीक है? एयर प्यूरीफायर आजकल आने लग गए हैं, स्पेशली दिल्ली जैसी जो है सिटीज़ में तो एयर प्यूरीफायर वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सेकंड कह रहा है कि मार्केटर्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई कर देते हैं नीड को और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर की और एक नया प्रोडक्ट लोगों के लिए लाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ महीने पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक ऐसा कैफ़े ओपन हो गया है जहाँ पे लोगों को पे करके साफ जो है ऑक्सीजन इन्हेल करने को मिलेगी। उसमें रेट्स थे क्या कहते हैं पर मिनट के हिसाब से कि आपको कितने टाइम के लिए प्योर ऑक्सीजन इन्हेल करनी है और फ्लेवर्ड ऑक्सीजन। ये नया कॉन्सेप्ट आया था फ्लेवर्ड ऑक्सीजन। और कोविड के टाइम पर जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी तो लोगों ने उसका जम के फ़ायदा उठाया था और कैन्स बेचे थे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर ऑक्सीजन कैन्स। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। रीज़न फॉर इन्वेंशन ऑफ एयर प्यूरिफायर्स इज़ राइजिंग लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन। एयर प्यूरिफायर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ये कंक्लूज़न मैं कैसे निकाल सकता हूँ इससे? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि अपॉर्च्युनिटी पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर के लिए एयर प्यूरिफायर की अपॉर्च्युनिटी आ रही है। नीड इज़ क्रिएटेड इन मार्केट अबाउट द प्रोडक्ट एंड देन इट इज़ एस्टैब्लिश्ड। नीड बनाई जाती है मार्केट में और द प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश किया जाता है। इसका मतलब है पॉल्यूशन पहले करा जाता है और फिर दिख जाता है कि पॉल्यूशन है तो लोग खरीदेंगे तो फिर चीज़ खरीदी जाती है। ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये तो कहीं से भी पता नहीं चल रहा हमें यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन फॉलोज़। ठीक है? यही थे हमारे क्वेश्चंस। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। थोड़ा डिफिकल्ट मेरे को लगेगा आपको ये पार्ट लग रहा होगा क्योंकि इसमें जो है आप एकदम से कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते हो तो होप करो कि आपके एग्जाम में एक 0 से 1 क्वेश्चन ही आए और इतना ही आता है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम आगे का टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।